हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका साथ की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारे नए फर्स्ट ईयर के या बीए एकेडमी के और इंटीग्रेटेड के जो नए बच्चे और नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनका बहुत बहुत एक और बार स्वागत है। इस चैनल पे आपको जो ज्योग्राफी से संबंधित अभी तक तो सेकेंड ईयर की सभी वीडियो अवेलेबल है फर्स्ट पेपर की, और अब चल रही है ज्योग्राफी बीए प्लस इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी चालू की, जिसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की आपको टोटल वीडियोस अवेलेबल कराई जाएगी। टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग जीजीटीयू और एमएलएसयू से रिगार्डिंग जो भी सिलेबस होता है आपका ज्योग्राफी का वो पूरा कराया जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहे। तो देखते हैं, पहले इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि भौतिक भूगोल का सिलेबस क्या है। आज देखेंगे हम मानव भूगोल का सिलेबस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेपर कौन सा है? सेकेंड। क्या क्लास कौन सी है आपकी? ज्योग्राफी की। ठीक है, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर के लिए यह क्लास है, यह सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस दोनों में चलेगा, एमएलएसयू में भी चलेगा, एमएलएसयू और जीजीटीयू, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो देखते हैं मानव भूगोल। पेपर का नाम क्या है आपके सेकंड पेपर का? मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे पहले वाला पढ़ा आप लोगों ने भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी। देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। मानव भूगोल की परिभाषा एवं विशेष क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल कहते किसे हैं, इसके विशेष क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, उसका अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो वाली थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है, तो आप समझते चले। अगला पॉइंट है इसमें फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चल रही, 5 यूनिट आपको बता दिया मैंने। मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध, यानी कि मानव भूगोल का अन्य जो अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, आर्थिक भूगोल है, इनका संबंध किस प्रकार है मानव भूगोल से, तो उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगला है मानव पर्यावरण संबंधों की अवधारणा, यानी कि मानव और पर्यावरण, यानी कि हम प्रकृति और ह्यूमन, यानी नेचर एंड ह्यूमन का किस तरह कॉम्बाइनेशन है, किस तरह एक दूसरे से संबंधित है, क्या ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं, क्या ये नहीं रह सकते, कौन किस पर आधारित है, कौन किस पर हावी है, इसका अध्ययन किसके आधार पर करेंगे। जो अवधारणा है कौन सी है? निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, यानी कि पहले यह कहा जाता था कि जो प्रकृति है वो सर्वोपरि, मानव नगण्य है। फिर यह माना गया कि मानव सर्वोपरि है, पृथ्वी या जो धरातल है या जो प्रकृति है वो नगण्य है, ऐसा कहा जाता। फिर एक नई अवधारणा है जिसका न्यू डिटर्मिनिज्म, नव निश्चयवाद, जिसमें यह कहा गया कि पृथ्वी और मानव, यानी कि नेचर एंड ह्यूमन दोनों एक दूसरे के समायोजक है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इसका अवधारणा को, इन अवधारणाओं को, यानी कि निश्चयवाद, नव निश्चयवाद और संभववाद को हम कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। अगला है मानव भूगोल के सिद्धांत, कौन कौन से हैं। अब ये मानव भूगोल के अलग अलग सिद्धांत दिए गए अलग अलग विद्वानों द्वारा। उसमें है क्रियाशीलता का सिद्धांत, पार्थिविकता का सिद्धांत, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो कुछ यह सिद्धांत दिए गए। अब मैं आपको बताता चलता हूं कि कौन सा आईएमपी मोस्ट आईएमपी है। सीधा सा क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का इसमें से। ठीक है, इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब मेन मुद्दा आ जाता है आपका ये रहा, निबंधात्मक इसमें बनेगा, इसमें निबंधात्मक बनेगा। यह आए नहीं आए इतना मोस्ट आईएमपी नहीं है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनेगा निश्चयवाद, नव निश्चयवाद और संभववाद से, और 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। ठीक है, या उसका विशेष क्षेत्र कोई सा पूछ सकता है। तो ये था यूनिट फर्स्ट का आपका 4 चैप्टर। अब देखते हैं यूनिट सेकेंड। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेकेंड यूनिट आपके पेपर सेकेंड की, मानव भूगोल की सेकेंड यूनिट है। उसके अंतर्गत क्या है देखते हैं। चैप्टर्स आपके जो आएंगे, मनुष्य के विकास के चरण या मानव विकास के चरण, यानी कि किस प्रकार मानव का विकास हुआ है, कौन से कल्प से मानव का विकास हुआ है, उन चरणों का अध्ययन इस यूनिट के अंतर्गत हमें करना है। अगला है मानव प्रजातियां, ह्यूमन रेसेस। ठीक है ना, मानव प्रजातियां किसके अनुसार पढ़नी है? जी टेलर के अनुसार। जी मतलब ग्रिफिथ टेलर के अनुसार, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार क्या पढ़ना है? मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ना है। ये मोस्ट आईएमपी है। ये क्या है? मोस्ट आईएमपी। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत
पूछे जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं जी टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। ये एक ही चैप्टर में 2 चैप्टर उसने दिए हैं, अलग अलग दिए हैं, इसलिए मुझे अलग अलग लिखना पड़ा है। अगर उसमें और भी कोई बदलाव होता है तो मैं उसको आपको बता दूंगा। सीधा सा है, मानव प्रजातियां कौन कौन सी होती है वो इस पहले में बताना है, फिर दूसरे में क्या बताना है आपको, जी टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, ह्यूमन रेसेस का वर्गीकरण। फिर है अगला मानव प्रजातियों के विकास के कारक, यानी कि मानव प्रजातियों के विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत करना है। अगला और लास्ट है जी टेलर का प्रवास क्षेत्र सिद्धांत, माइग्रेशन जोन थ्योरी। माइग्रेशन जोन थ्योरी किसने दिया है, जी टेलर ने। सीधा सा पूछ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन में कि माइग्रेशन जोन थ्योरी या प्रवास क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है, तो जी टेलर। जी टेलर का पूरा नाम क्या है, ग्रिफिथ टेलर। यानी कि ये समझ लीजिए मनुष्य का विकास और ग्रिफिथ टेलर से संबंधित पूरी आपकी सेकेंड यूनिट है। और इसमें सीधा सा जी टेलर का वर्गीकरण पूछेगा आपसे और दूसरा पूछेगा मनुष्य के विकास के चरण। 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, इसमें तीसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो अलग अलग प्रजातियां हैं वो अगला आगे आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 3rd यूनिट। अब देखते हैं यूनिट 3rd आपकी मानव भूगोल के अंतर्गत विश्व में जनजातियों का वर्गीकरण, यानी कि विश्व में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। जनजाति आप समझते हैं, कौन कौन सी जनजातियां विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, कहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, उनका वर्गीकरण हमें पढ़ना है। ठीक है, अब कौन कौन सी पढ़ना वो आगे आ रही है। देखो अब उन जनजातियों में पढ़ना कौन कौन सी है, पिग्मी, बुद्धू, एस्किमो और खिरगिच। कितनी पढ़नी है आपको, 4 जनजातियां विश्व की पढ़नी है। ये सभी 4 कौन सी है, विश्व की जनजातियां। कौन कौन सी, देखो नाम आपको पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, वापिस दोहरा देता हूं। पिग्मी, अगली कौन सी है, बुद्धू, एस्किमो, खिरगिच। ये 4 कैसी है, विश्व में पाई जाने वाली जनजातियां। अब उनका क्या पढ़ना है, वर्गीकरण तो इनका पढ़ना है। ठीक है, फिर इनमें क्या पढ़ना है, इनका स्थान कहाँ है, इनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है और इनका व्यवसाय कैसा है। इसमें से कुछ जनजाति ऐसी जो अभी भी अवस्थित है, अभी भी ट्रेडिशनल रूप से व्यवस्थित है, अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो उनमें इन 4 का पढ़ना क्या क्या है, स्थान कहाँ पर निवास करते हैं, सामाजिक संगठन किस प्रकार का इनका संगठन है, किस तरह ये रहते हैं, और व्यवसाय क्या करते हैं, किस तरह खाना पीना रहना करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका 3री यूनिट का, भारत की जनजातियों का वर्गीकरण। पहला जो पॉइंट था वो था विश्व की जनजातियों का वर्गीकरण, अब आ गया भारत की जनजातियों का वर्गीकरण। अब इसमें कौन कौन सी जाति पढ़नी है आपको, तो भील, नागा, टोडा, संथाल। इससे तो आप परिचित होंगे, भील जनजाति से। ठीक है, तो अब मेन और कौन सी, नागा, टोडा और संथाल। इसमें भी कितनी पढ़नी है आपको, 4। यह विश्व के संदर्भ में भी 4 जनजातियां पढ़नी है, भारत के संदर्भ में भी 4 जनजातियां पढ़नी है। अब इन 4 जनजातियां यानी भील, नागा, टोडा, संथाल का क्या पढ़ना आपको, स्थान कहां पर अवस्थित है, सामाजिक संगठन किस प्रकार का और आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार करते हैं, किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये हो गया। और आप लास्ट पॉइंट है 3rd यूनिट का, मानव जाति के भोजन के प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां, यानी कि मानव जाति जब उत्पन्न हुई, मानव का विकास हुआ, तो उसने किस प्रकार हंटिंग की, यानी कि खाना खाने के लिए या पेट में कुछ जाने के लिए उसने किस प्रकार से संघर्ष किया, उसने क्या क्या उपाय किए और क्या क्या शुरू किया। तो उसने क्या शुरू किया, उसमें पढ़ना है आपको, शिकार करना सीखा उसने, मछली पकड़ना सीखा और खेतों का स्थानांतरण करना सीखा। तो ये सभी इसके अंतर्गत आता है, यानी मुख्य रूप से विश्व की जनजाति और भारत की जनजाति पढ़नी है। इसमें बड़े क्वेश्चन बनेंगे इससे, और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं लघुत्तरात्मक वो बनेंगे इनसे। ठीक है, ये आएंगे भी तो आप कर लोगे। मेन है ये दोनों, ये नाम जरूर याद कर लेना, पिग्मी, बुद्धू, एस्किमो और किर्गिज, भील, नागा, टोडा, संथाल। इनका एक एक जो स्थान, सामाजिक संगठन, आर्थिक क्रियाकलाप, ये सभी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, अच्छे से पढ़ाएंगे भी और आप पढ़ेंगे भी। अब देखते हैं 4th यूनिट। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं यूनिट 4th। यूनिट 4th के अंतर्गत आपके क्या है,
जनसंख्या का वितरण, यानी किस प्रकार का जनसंख्या का वितरण है, कहाँ पर ज्यादा जनसंख्या, कहाँ पर कम जनसंख्या। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो जयपुर में ज्यादा जनसंख्या है, भारत के संदर्भ में बात करूं तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसंख्या है। तो क्यों है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जहां पर देखो, एक होता है पर्वत, एक होता है पठार, एक होता है मैदान। अब मैं आपको ऑप्शन दूं कि इनमें से तीन में से कहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाएगी, तो आप अच्छे से बता दोगे सर मैदान में ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वहां पर सपाट धरातल मौजूद है, तो जनसंख्या का निवास अच्छा होगा, कृषि कार्य आराम से हो जाएगा, पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि पठार और पर्वत पर कृषि कार्य भी मुश्किल है, पेयजल भी मुश्किल है, दोनों काम नहीं हो सकते, इसलिए जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, मैदानी भागों में। तो जो हमारा यूपी है यानी उत्तर प्रदेश है, ये भी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। कौन सा, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। जैसे कि भारत को 6 उप भौतिक विभागों में बांटा गया, उसमें से दूसरा कौन सा है, उत्तर का विशाल मैदान, और जो दूसरे हैं वो बहुत सारे हैं, उनके नाम अभी बोलने की जरूरत नहीं है। तो जो जनसंख्या का वितरण है वो किस प्रकार है, कहां पर क्या है, तो पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी क्या इसके प्रभावित करने वाले कारक है, और कौन कौन से हैं, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। विश्व में जनसंख्या वितरण, अब विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, उसका प्रतिरूप कैसा है, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक पढ़ने। क्या पढ़ने, विश्व में जनसंख्या वितरण के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक कारक पढ़ने, वितरण किस प्रकार का, प्रतिरूप किस प्रकार का। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जिस विद्यार्थी को, स्टूडेंट को नहीं मिला है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, अगला है जनाधिक्य, न्यून जनसंख्या और शून्य जनसंख्या वृद्धि की अवधारणा। जनाधिक्य, अत्यधिक पॉपुलेशन, न्यून जनसंख्या, लो पॉपुलेशन, और जीरो पॉपुलेशन की वृद्धि की अवधारणा, ये इसका भी अध्ययन इसी के अंतर्गत करना है। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, इसका भी अध्ययन इसी के अंतर्गत करना है। अगला है प्रवसन, माइग्रेशन, जानते हैं ना, जैसे कि अगर आप अभी आप ताजा आप ही हो, जैसे कि आप 12th पास करके बोर्ड से, अब आप कहां से आ रहे हैं, बोर्ड से आप कहां जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बोर्ड से आप यानी कि आरबीएस, अजमेर बोर्ड हो गया, कोई सा भी बोर्ड हो गया, उससे आप कहां जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो सकती है, जीजीटीयू, एमएलएसयू, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, कोई सी हो सकती है। तो आप बोर्ड से कहां पर जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में, यानी कि स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में दाखिला ले रहे हैं। तो अब आपको यहां से यहां जाने के लिए इसके बीच में क्या एक जरूरत पड़ेगी, एक तो पास हुआ सर्टिफिकेट प्लस एक माइग्रेशन। जानते हैं ना, माइग्रेशन सुना होगा आपने अच्छे से। तो जब आप एक संस्था से दूसरे संस्था या एक बोर्ड से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, माइग्रेशन की। क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि यहां पर अलग चलता है और यहां पर अलग। ये जो आपका होता है बोर्ड है, यहां पर आपका जो प्रवेशांक चलता है वो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चलता है। जब आप यूनिवर्सिटी में नए रूप से फर्स्ट बच्चे दाखिल होते हैं, तो आपका वापिस से क्या बनता है, प्रवेशांक बनता है। क्या बनता है, प्रवेशांक नंबर। वो आपका जब तक आप उस यूनिवर्सिटी में रहेंगे तब तक वो प्रवेशांक नंबर सेम रहेगा। इसलिए जब बच्चा एक बोर्ड से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको माइग्रेशन की जरूरत होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माइग्रेशन की। ठीक है, अब प्रवसन का भौतिक भूगोल या मानव भूगोल में क्या कारण है, तो माइग्रेशन से क्या होता है, जनसंख्या का वृद्धि। जैसे कि भारत है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ चीन है, भूटान है, नेपाल है, यहाँ से भी तो लोग भारत में आते हैं। क्या आते हैं, भारत में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रवसन करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, या एक राज्य से दूसरे राज्य, या एक गांव से दूसरे गांव में जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है या प्रवसन कहलाता है। अब प्रवसन कितने प्रकार के होते हैं, एक तो होता आंतरिक, होता अंतरराष्ट्रीय। तो दोनों का अध्ययन किसके अंतर्गत करना है, अपनों को इस यूनिट के अंतर्गत, 4th यूनिट के अंतर्गत करना है कि आंतरिक यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य, राज्य से राज्य, यानी कि राजस्थान से चले गए पंजाब, या पंजाब से आ गए राजस्थान, या राजस्थान चले गए एमपी, ये हो गया आंतरिक प्रवसन। ठीक है, अब होता है एक और अंतरराष्ट्रीय प्रवसन, जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य आवागमन होता है, जो यहां से व्यापार के लिए, जैसे कि भारत से व्यापार के लिए हम कहाँ चले गए, यूएसए चले गए। ठीक है, अब यहां से कहाँ चले गए,
यूएसए चले गए, तो अब यूएसए में रहने लग गए, तो हम माइग्रेट हुए कहां से, भारत से यूएसए, ठीक है ना। तो इससे अब क्या होगा, यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में प्रवासन या की कह सकते हैं माइग्रेट को पढ़ना बहुत जरूरी है, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय। अगला है मानव विकास की संकल्पना, जनसंख्या समस्या और मानव विकास की संकल्पना क्या है, किस प्रकार मानव का विकास हुआ, ये पहले भी चैप्टर दे दिया, फिर दे दिया इन्होंने। पर जनसंख्या की समस्या क्या क्या होती है, कौन कौन से ऐसे कारक है जिससे जनसंख्या वितरण में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, पेयजल का न होना, भूमि का ढालू रूप में समतल न होना, उपजाऊ न होना, ये सभी कार्य क्या होते हैं, जनसंख्या समस्या के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, देखो जनसंख्या चल रहा है, तो एक बात और बता दूं, भारत विश्व में जनसंख्या के लिए कौन से स्थान पर आता है, दूसरे, और क्षेत्रफल कितना है, 2.4% है कुल भूभाग का, यानी कि पृथ्वी के समस्त स्थल भाग में से 2.4% ही भारत में स्थित है। उस 2.4% भूभाग पर कितनी जनसंख्या रहती है, 121 करोड़ जनसंख्या। अब आप सोच सकते हैं, जो फर्स्ट पे कौन है, चीन, ठीक है ना। अभी फर्स्ट पर चीन है, कह नहीं सकते, अगली जनगणना पर फर्स्ट भी हो सकता है भारत, या आने वाले 2-10 साल और हैं उनमें भी हो सकता है। और अब है भारत की जनसंख्या नीति, भारत के संदर्भ में बात चलिए, तो एक चैप्टर यह भी दिया है कि भारत की जनसंख्या नीति किस प्रकार की है। हमारा एक अलग अलग जो कोटेशन दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इन भारत की जनसंख्या नीति के द्वारा दिए जाते हैं। इसका अध्ययन भी इस यूनिट के अंतर्गत करना है। अब रह जाती है लास्ट और फिफ्थ आखिरी यूनिट। हाँ स्टूडेंट्स, अब है लास्ट फिफ्थ और आखिरी आपकी यूनिट, उसमें क्या है, अधिवास, उत्पत्ति एवं प्रकार। अधिवास क्या होता है, रहने का घर या जो क्षेत्र होता है उसको अधिवास कहते हैं। उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, अधिवासों के प्रकार यानी घरों के प्रकार अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर। अगला है ग्रामीण अधिवास, यानी कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो किस प्रकार की होती है, अधिवासों के प्रतिरूप, वहां पर प्रतिरूप कैसा है। जैसे अगर आप ये बताऊं, ये मेन सड़क है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक मकान, फिर यहाँ पर एक मकान, 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 यहाँ पर एक मकान। तो ये क्या है कि जालबद्ध पद्धति होती है, कहाँ पाई जाती है, अधिकतर शहरों में। अब ग्रामीण में कैसा होता है कि एक मेन रोड जा रही है, एक मकान यहाँ पर, एक मकान यहाँ पर, एक मकान यहाँ पर, एक मकान यहाँ पर, यानी कि दूर दूर अवस्थित होते हैं, अच्छा गैप होता है उनमें। ये कहाँ पर पाई जाती है, ग्रामीण में, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार के अधिवासों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, मकानों के प्रकार कौन से हैं, निर्माण सामग्री, यानी कि ग्रामीण जो मकान बनते हैं उसमें निर्माण की सामग्री क्या ली जाती है, क्या बनाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है, उसका भी हमें अध्ययन करना है। भारतीय ग्रामीण अधिवास, इसका भी अध्ययन करना है। अगला है, देखो पहला हो गया ग्रामीण अधिवास, अब अगला कौन सा है, नगरीय अधिवास। नगरों का अधिवास किस प्रकार है, शहरों का मैंने बताया आपको कुछ इस प्रकार से होता है, पास पास मकान चिपके हुए होते हैं, ऊंचे ऊंची बिल्डिंग होती है, पक्के मकान होते हैं। प्रतिरूप तथा उद्भव, किस प्रकार इनका उद्भव हुआ, इनका भी प्रतिरूप देखना है। पैटर्न, प्रतिरूप क्या होता है, पैटर्न। अब नगरों का वर्गीकरण, नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार है, नगर प्रवाह क्षेत्र, क्रिस्टलर का सिद्धांत एक दिया गया है जो आपके सिलेबस में है, ये क्रिस्टलर का सिद्धांत भी आईएमपी है। नगरीकरण की प्रक्रिया, नगरीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार है, जो गांवों से नगरों की ओर प्रवास हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से, रोजगार की वजह से, कह लीजिए, चिकित्सा सुविधा के लिए या संसाधनों के लिए। 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से मानव ग्राम से यानी गांव से शहरों की ओर प्रवास करता है, या तो वो रोजगार के लिए करेगा, चिकित्सा सुविधा के लिए करेगा, या संसाधनों के लिए करेगा, या शिक्षा के लिए कर सकता है, ठीक है। इनके कारण यानी कि गांवों में इनका कम विकास हुआ है और शहरों में इसका विकास अधिक हुआ है। तो नगरीकरण की प्रक्रिया, किस प्रकार नगरीकरण का बढ़ावा मिला है। नगरीय क्षेत्र की समस्या, अब देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ समस्या बढ़ेगी। मलिन बस्तियां क्या होती है, जानते हो ना, मुंबई में है सबसे बड़ी मलिन बस्ती, स्लम एरिया, स्लम एरिया जो होता है, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, जो मिलों में काम करते हैं, जो मतलब निचले वर्ग के जो लोग होते हैं, जिनको सही से रोजगार भी नहीं मिल पाता, खाना भी नहीं मिल पाता है, वो मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मलिन बस्ती कौन सी है, मुंबई में स्थित है, ठीक है। नगर नियोजन, इसकी संकल्पना क्या है और इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत करना है।
इसका पूरा का PDF जिसे भी चाहिए उसे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट से लेके 5th यूनिट मानव भूगोल की, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट से लेके 5th तक टोटल 5 यूनिट। पैटर्न किस प्रकार है वो मैंने आपको बता दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो जरूर देख ले, ठीक है। मैं उसमें आपका लिंक डाल दूंगा। आप आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अभी से रिगार्डिंग फर्स्ट पेपर हम स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, इसी तरह प्यार बनाए रखें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।